आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। इसको एज़मा भी कहते हैं। और दमा जो है वो होता क्या है। और ज़ाहिर है जब एलर्जी का सीज़न आता है और आम कैफियत में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस दौरान ज़ाहिर है जो एक्टिविटीज़ हैं इस तरह की जो पेशेंट है उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो भी हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो है इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल अमी क्लिनिक से बड़ाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। इसको एज़मा भी कहते हैं। और दमा जो है वो होता क्या है। और ज़ाहिर है जब एलर्जी का सीज़न आता है और आम कैफियत में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस दौरान ज़ाहिर है जो एक्टिविटीज़ हैं इस तरह की जो पेशेंट है उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो भी हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो है इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दमा बेसिकली जो है वो फेफड़ों की जो है वो एक बीमारी है जो तवील मुद्दती होती है और एक लंबा अरसा जो है वो पेशेंट के साथ रहती है। तो उसमें यह है कि जो फेफड़े हैं उनकी जो एयरवेज़ हैं उनकी सोजिश हो जाती है, वो तंग हो जाते हैं और दमा जो है वो काज होता है। और सीवियर हालत में जो है वो दमा के जो मरीज़ है उनके लिए बात करना या किसी भी एक्टिविटी को सर अंजाम देना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और सांस लेने में जो दिक्कत है वो अस्थमा की जो है वो ख़ास सिम्टम है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो अगर एयरवेज जो ब्लॉकेज है एक एक बड़ा सिम्टम है उसमें, तो आम हालात में जो है वो सांस लेते वक्त जो है एयरवेज के जो अज़लात हैं वो रिलैक्स होते हैं और हवा जो है आसानी से वो मूव करती है। लेकिन जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनमें जो है एयरवेज के अज़लात जो है वो सख्त हो जाते हैं और उनसे हवा का गुजरना मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली कोई इन्फ्लेमेशन है और जो एस्थमेटिक पेशेंट है उसकी वजह से ये होता है कि जो ब्रोंकल ट्यूब्स हैं उनमें रेडनेस या स्वेलिंग हो जाती है, जो इन्फ्लेमेशन की जो सिम्टम्स हैं। और ये जो सोजिश है वो फेफड़ों को डिस्टर्ब कर सकती है और बहुत ज़्यादा वीक कर सकती है, तबाह कर सकती है। और नंबर 3 एयरवेज इरिटेबिलिटी। उसमें यह है कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनकी जो एयरवेज है उनकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है और ज़रा सा भी टकराव से इनमें इरिटेबिलिटी जो है वो पैदा हो जाती है और जो एस्थमेटिक सिम्टम्स हैं वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि द प्रॉब्लम में काज सिम्टम सच एज जैसे खांसी है, ख़ासतौर पर रात और सुबह के वक्त जो है अगर ये लंबा अरसा रहे तो बंदा दमा की तरफ जा सकता है। उसके अलावा सांस लेने में दिक्कत, दुश्वारी, यही है कि एक चेस्ट से वीज़ की आवाज़ आती है, जैसे सीटी की तरह आवाज़ आती है। सांस लेने में जो है वो तंगी का एहसास होता है, दर्द और दबाव होता है और सांस में मुश्किल की वजह से सोने में जो है वो दुश्वारी होती है। तो ये अगर सिम्टम्स जो हैं वो लंबा अरसा जो है परसिस्ट करते हैं तो फिर ये कि मरीज़ जो है वो एस्थमेटिक पेशेंट हो सकता है। टाइप्स ऑफ एस्थमा। नंबर 1 जो है वो है एडल्ट ऑनसेट अस्थमा कि दमा जो है वो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये 40 साल से कम की उम्र में आमतौर पर जो है वो रिपोर्ट किया गया। सेकेंडली ये कि स्टेटस एस्थमेटिकस, ये तवील अरसा होने वाले दमा की जो है वो हमले हैं जिनमें जो ब्रोंको हैं वो ब्रोंकोडायलेटर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो ब्रोंकोडायलेटर है वो ज़ाहिर सांस की नालियों को जो खोल देते हैं तो सांस लेने में जो है वो बड़ी आसानी होती है। और नंबर 3 जो है वो अस्थमा इन चिल्ड्रन है कि बच्चों में जो सिम्टम्स हैं वो एपिसोड टू एपिसोड होती हैं, यानी वो किस्तवार जो है वो चलती रहती है। लेकिन कभी जो अलामात हैं वो दबी ही होंगी, कभी अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होंगी, लेकिन सिम्टम्स वही हैं जो हम पहले ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। नंबर 4 जो है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। इसमें ये होता है कि वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसके दौरान ये होता है कि इन लोगों को इफेक्ट करता है। ये बेसिकली उन लोगों में होता है जिनको दमा नहीं होता। लेकिन एक बंदा जो कुछ देर अगर एक्सरसाइज करता है तो जो एस्थमेटिक सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर 10-15 मिनट अगर रेस्ट करें तो वो सबसाइड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा, और इसमें नंबर 1 जो है वो माइल्ड इंटरमीडिएट जो अस्थमा है वो है। इसमें दमा की जो अलामात हैं वो हफ्ते में 2 बार जो है वो ज़ाहिर होती हैं और रात के वक्त अलामात महीने में 2 से कम बार जो है वो ज़ाहिर होती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि माइल्ड इंटरमीडिएट अस्थमा। सेकेंडली माइल्ड परसिस्टेंस अस्थमा, इसकी अलामात 3 से 6 मरतबा जो है हफ्ते में जो है वो ज़ाहिर होती हैं और रात के वक्त जो है 2-4 दफ़ा जो है उसकी फ्यू जो एस्थमेटिक अटैक्स हैं वो पेशेंट पे आते हैं। और नंबर 3 जो है वो मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो 3 से 6 टाइम्स जो है वो वीक में आते हैं और जो रात के वक्त 3 से 4 बार जो है वो उसके सिम्टम्स जो है वो अपीयर होते हैं। और जो दमा का दौरा है वो जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं या उस वक्त जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो मुतासर करता है।
और नंबर 4 जो है वो है सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। इसमें ये लम्हात जो हैं दिन रात जारी रहेंगी और इसमें मरीज़ जो है उसको अपनी जो एक्टिविटी है उसको जो है वो महदूद करना पड़ेगा। नंबर 5 जो है वो एलर्जिक अस्थमा है और इसमें ये होगा कि पेशेंट जो है उसकी एलर्जी होती है और वो कोई भी ऐसा एलर्जन जो है वो उसके सिम्टम्स को जो है वो ट्रिगर कर सकता है। मतलब पोलन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, पेट जो है वो डेंडर हो सकते हैं और ये भी जो है एक बहुत बड़ी जो है वो काज है अस्थमा को काज करने की। और फिर उसमें नंबर 6 में जो है वो नॉन एलर्जिक अस्थमा है और ये किसी भी मतलब है कि वजह से या शिद्दत की वजह से हो सकता है। यानी जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी है या इंसान स्ट्रेस में है या उसको ज़ुकाम वगैरह हो गया तो ये जो अस्थमा की टाइप है वो उस पर अटैक कर सकती है। और नंबर 7 जो है वो ऑक्यूपेशनल अस्थमा है। ये आमतौर इन लोगों को होते हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या कानगर होते हैं या अंडरग्राउंड जो है वो काम वगैरह करते हैं, तो ये ऑक्यूपेशनल है, यानी ऐसा अस्थमा जिसका ताल्लुक किसी प्रोफेशन के साथ है। और नंबर 8 जो है वो है एजिनोफिलिक अस्थमा। इसमें ये होता है कि जो एजिनोफिल्स हैं यानी WBC जो है उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है और आम तौर पर ये जो 35 और 50 साल की जो दरमियान के लोग हैं उनको ये इफ़ेक्ट करता है। जो काजेज़ ऑफ अस्थमा हैं अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले बात आती है इन्फेक्शंस की, और जैसे नज़ला, ज़ुकाम, साइनसाइटिस वगैरह ये एक बड़ी काज़ है। उसके अलावा जो है एलर्जन है, डस्ट है, पोलन है, डस्ट माइट्स वगैरह और जो पेट्स हैं उनके साथ। उसके अलावा जो नंबर 3 है वो परफ्यूम्स हैं जो तेज़ खुशबू वाले होते हैं। 4 जो है एयर पोल्यूशन है और नंबर 5 पे जो है वो सिगरेट नोशी है। नंबर 6 पे जो है तंबाकू नोशी। अब आप इसको गढ़ मतलब है कि वो कर सकते हैं कि यार ये सिगरेट नोशी और तंबाकू नोशी ये तो एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सिगरेट नोशी है वो तो डायरेक्ट उसका सिगरेट के साथ ताल्लुक है, लेकिन जो तंबाकू नोशी है इसमें कुछ लोग चिलम इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है नस्वार वगैरह इस्तेमाल करते हैं या कुछ लोग जो है वो हुक्का इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो टोबैको डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सगार इस तरह की चीज़ें। तो उसके बाद जो है मौसमियाती जो तब्दीली हैं यानी गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, जब मौसम तब्दील हो रहा है तो इन लोगों के साथ जो तरह के प्रोन होते हैं उनमें ये इश्यूज़ आ सकते हैं। उसके अलावा मेडिकेशन, सबसे जो बड़ी दवाई है एस्पिरिन, उसकी वजह से जो है वो अस्थमा जो है वो काज हो सकता है। और उसके अलावा जो अगर हम नंबर 10 पे बात करें तो जो जज्बात हैं उनका जो है वो स्ट्रांगली जो है वो डिस्टर्ब, जैसे बेचैनी है, एनजाइटी है, यानी किसी को बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा उदासी है या स्ट्रेस है, ज़हनी दबाव है, तो उसकी वजह से भी जो है वो दमा हो सकता है। और कुछ ऐसे जो हैं फूड्स प्रिजर्वेटिव हैं जो जो फ्रूट्स हैं उनमें और श्रिम्प्स वगैरह उनमें और बॉटल लेमन्स हैं उनमें, बियर वाइन्स में और लाइम जूसेस वगैरह में, उनको यानी कि जो बॉटल्स हैं उनको अंदर जो ड्रिंक्स हैं या जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको यानी कि जो लंबा अर्सा तक जो है उनकी एक्सपायरी को बरकरार रखने के लिए, यानी ताकि वो एक्सपायर ना हो, जो केमिकल इस्तेमाल की जाते हैं वो भी दवा जो है उसकी काज करने का बायस बनते हैं। और अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो हमारे जो इन्वायरमेंट है या इर्द गिर्द का जो माहौल है, और जब कोई न्यू बॉर्न बेबी जो है उस दुनिया में आता है और जब वो डेवलपमेंट स्टेजेस पे होता है तो उसमें ये होगा कि वालदेन में से भी किसी एक को, या स्पेशली जो है अगर माँ को है तो वो भी उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। उसके अलावा जो है वो जेनेटिकली इश्यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा जो है वो एक रेस यानी कुछ नस्ल में ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है और कुछ मतलब मेल और फीमेल यानी सेक्स का भी इसके साथ बड़ा ताल्लुक है, बल्कि जेंडर कहना चाहिए। और क्योंकि जो बॉयज़ हैं वो मोर जो है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। और जो जॉब है जैसे ऑक्यूपेशन की आपने बात की, उसके अलावा अदर जो कंडीशंस हैं वो हो सकती हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, लंग इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ओबेसिटी जो है, ये वो सारे रिस्क फैक्टर हैं जो आपको दमे की तरफ लेके जा सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर एस्थमा, तो उसमें यह है कि होम्योपैथी जो है वो बहुत रिच है इस हवाले से ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जो बाकी तरीका इलाज है तो एंटी एलर्जिक है या ब्रोंकोडायलेटर्स या और इस तरह की ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, साइंस, पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, पोजीशन, ये सारे मिला के जब होम्योपैथिक मेडिसिन लिखी जाती है तो बेहतरीन इफेक्ट करती है। तो उसमें सबसे पहले हम जिस दवा का जो जिक्र करेंगे वो ब्लाटा ओरिएंटालिस। ये एक ऐसी दवा है कि जो न सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर है बल्कि जो अगर स्पूटम और ये छाती जो है वो इस काबिल नहीं है कि रेशे को बाहर निकाल सके तो ये इसको भी बाहर निकालती है।
उसके अलावा जो है एकोनाइट है, हर एक्यूट अटैक में किसी किस्म की बीमारी में हम एकोनाइट इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एपिकाक जो है वन ऑफ द बेस्ट मेडिसन। फिर अगर चेस्ट में क्रैम्प्स पड़ते हैं और अस्थमेटिक अटैक्स हैं तो क्यूप्रम है। उसके अलावा लुबिला है, हायोसाइमस है, हाइड्रोसियानिक एसिड है और नेट्रम सल्फ है। जैसे सावन का मौसम है या मरतूब मौसम में अगर अस्थमेटिक अटैक है या नमी वाली जगहों पर रहते हैं और उसको अस्थमेटिक अटैक हो जाता है। उसके अलावा मतलब है कि संबोकुस है। उसके अलावा जेल्सीमा में असाबी कमज़ोरी के साथ अगर इस्तेमा है, ग्रेफाइट्स है, सल्फ़र है, आर्सेनिक एल्बम जो है मानी हुई मेडिसिन है, काकुलस है। उसके अलावा प्लम्बम मेट मेडिसिन है होम्योपैथी में, काली हाइड्रस मेडिसिन है। उसके अलावा नक्सोमिका है, ग्रैंडिलिया है, काली वाइक्रोमिकम है, एंटीमोनियम टॉट है, मॉस्कस है, अमाइल नाइट्रेट है। यानी अगर एस्थमेटिक अटैक हो गया और पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया और उसको सुगाने के लिए अगर और होश में लाने के लिए होम्योपैथिक जो मेडिसिन अमाइल नाइट्रेट इस्तेमाल होती है। आपके 2-3 केसेस में आपके सामने कुछ स्टडीज़ आपके सामने रखता हूँ कि आपके पास पेशेंट आते हैं और वो किसी भी दवा से अगर कवर नहीं होते तो एपिकाक और एंटम टार्ट को अगर आप अल्टरनेट करें तो कमाल का इफेक्ट दिखाती है। बहुत पहले की बात है, जब मैं फार्मास्यूटिकल में जो है वो काम करता था तो एक हॉस्पिटल के बाहर मैं इंतज़ार कर रहा था अपना टाइम का कि डॉक्टर साहब को कॉल करूं। तो अभी टाइम था जो मैं वक्त से पहले चला गया था। तो एक बंदा जो है वो ज़ाहिर गांव का जो एनवायरनमेंट है वो होता है, वो भागता हुआ आया तो वो शोर डाल रहा था जैसे कोई इमरजेंसी है। तो आप गाड़ी निकालें, बहन को अटैक हो गया, उसको लेके जाना है, ये है वो है। तो बड़ी परेशान कौन सूरत हाल थी। तो वो एक बंदा उस लेके आ गया, कैरी डब्बा उसने निकाल दिया। उसके बाद वो डॉक्टर को भी बड़ा बुरा बुरा भला कह रहा था कि नहीं डॉक्टर तो बस ये होगा व्हाट्सएप जो भी था उसका। तो मुझसे पूछ रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल डॉक्टर तो आप सही कर रहे हैं जो भी। तो उसके बाद वो एक बंदा आया तो वो जो मेडिकल स्टोर वाला था उसने स्टोर खोला। तो उसने कहा वो जो मतलब एक उसको वक्ती तौर पे कोई रिलीफ देने के लिए उसने जो है कुछ चीज़ें वगैरह ली तो उसको साथ चला गया। उसने मुझे कहा डॉक्टर साहब आप भी आ जाएँ इसको देख लें। तो वो जानता था मैं होम्योपैथी डॉक्टर। खैर हम उनके घर चले गए तो वो बची थी, वो बहुत सीवियर कंडीशन में थी। उसको 2 बंदे पकड़ के ऐसे बेचैनी के साथ वो टहल रही थी, सांस बड़ी दिक्कत से आ रहा था। तो मैंने उसको सिम्टम वगैरह लिए तो हुआ ये था कि उसका अपने भाई के साथ झगड़ा हुआ था। रात को पता नहीं उसने बुरा भला कहा उसको, या आपस में उनकी बात होगी तो उसको एस्थमेटिक अटैक आ गया। लेकिन एक दिन पहले वो एक बड़े हॉस्पिटल से जो है वो ट्रीटमेंट लेके आए थे। लेकिन ज़ाहिर है अब वो काज और थी, ये काज और थी। तो उस बात को बुनियाद बनाकर हमने उस इलाके में जो होम्योपैथिक क्लिनिक था उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें जो है वो आर्सेनिक जो है वो दे दी। तो उसको हमने वहीं पे पानी हल्का सा नीम गर्म किया, उस बच्ची को पिला दी। तो वो 5-10 मिनट गुजरे हैं, वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी बेचैनी भी ख़त्म हो गई, उसकी जो फीलिंग्स थी वो बेहतर हो गई। उसका जो अटैक था वो कह रहे थे रात 12 बजे के बाद हम सोए नहीं हैं और ये इसी हालत में है। तो उसके बाद वो सारे लोग हैरान हो गए कि इतना मतलब बेहतरीन इफ़ेक्ट। तो वो जिस भाई के साथ उसका इशू था उसको भी मैंने थोड़ी सी इज़्ज़त अफजाई उसकी कर दी। तो उसके साथ उसका दिल वो काफ़ी ठंडा हो गया। कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स और पेशेंट की जो सिविरिटी है, जो उसकी रूट काज है, उस हवाले से बहुत बेहतरीन असर रखती है। चंद साल पहले की बात है, बड़ा केस मुझे याद आ गया कि वो एक खातून हमारे क्लिनिक में एंटर हुई तो वो बोल नहीं सकती थी। उन्होंने इशारा किया कि ऐसे मेरा सांस जो है वो रुक रहा है। तो मैंने उनको इशारे से बिठा दिया। तो मैंने अपने अटेंडेंट असिस्टेंट को कहा कि आप इस तरह करें, इनको ये सनीगा और बलाटा जो है वो मदर टिंचर में मिला के इनको पिलाएं। तो उसने वाटर डिस्पेंसर में देखा तो वो पानी बहुत कम था। तो वो फिर उसने बॉटल चेंज की और हीटर लगाया। तो वो गर्म होने में ज़ाहिर 2-3 मिनट लगते हैं। तो इस दौरान उसकी जो अटेंडेंट थे वो सारे आ गए। तो उन्होंने आगे हम पे चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा आप डॉक्टर हैं, आप में तो मतलब है कि कोई नहीं है, मरीज़ मर रही है और आप उसको ख्याल नहीं रख रहे, तो आप खड़े हैं तो ये है तो वो है। खैर जब पानी गर्म हुआ उसमें वो मेडिसिन हमने दोनों मिलाई, मदर टिंचर, और उसके बाद हमने उस खातून को कहा कि आप पिए। उन्होंने पी तो कुछ थोड़ी देर गुजरी तो उसके बाद उनको वॉमिट हुई। यानी कि तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा रेशा निकला उनका। वो बिल्कुल ठीक हो गई।
उसका जो सांस जो था वो रुका हुआ, उसके जो चेहरे के ऊपर जो नीलगू कैफियत थी और उसकी बिल्कुल बहाल हो गई। मैंने पूछा आपने क्या खाया था? उसने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा ये जो उल्टी में निकला है रेशा, उसके साथ तो बहुत कुछ है और भी। तो उसने कहा नहीं, वो मैंने बेकरी से केक लिया था और चाय पी थी और ये किया था वो किया था। फिर वो बड़ा सॉरी कर रहे थे और नहीं डॉक्टर साहब हमने ये वो पता नहीं कौन थे। लेकिन कहने का ये मतलब है कि ब्लाटा ओरिएंटालिस और सनीगा कमाल के जो है वो आपस में कम्बिनेशन है। अब समटाइम ऐसा फील होता है कि जैसे इंसान स्पंज में सांस ले रहा है, तो दवाई उसकी स्पंजिया टोस्टा है, यानी जो जो सिम्टम तब्दील होते रहते हैं और जो मेडिकेशन है वो तब्दील होती है और अकॉर्डिंगली जो है पेशेंट के लिए बहुत बेहतर है। अब जैसे अगर सांस की जो एयरवेज हैं वो हार्ड हो गई, सख्त हो गई, तो आपकी कलकेरिया फास है, आपकी कैमोमिल है, अगर इरिटेबिलिटी हो गई है, तो ये बेहतरीन मेडिसिन है और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और एक बात ध्यान में रखें कि जब भी आप ज़बरदस्ती किसी एयरवेज को खोलेंगे, यानी आपने कोई केमिकल दिया, कोई मेडिसिन दी, उसने खोल दिया, ब्रोंको को डायलेट कर दिया, जब वो दोबारा बंद होगी तो पहले से और क्लोज हो जाएगी। ये एक बात है जो जहन में रखें और होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ आएँ। लेकिन ये जितनी मेडिसिन मैंने बताई है वो किसी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोबारा किसी वीडियो में, तब तक देखते रहिए डॉक्टर अहमद एजाज ऑफिशियल।